1 घंटा, मतलब अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं न कहीं भारत में किसी न किसी घर में एक औरत जल रही है। यह कोई 1950 की बात नहीं है या यह कोई गाँव का बात नहीं है। ये 2023 के एनसीआरबी का डेटा है। एनसीआरबी यानी नेशनल रिपोर्ट ऑफ क्राइम ब्यूरो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है आप जानते हैं? हम सब जानते हैं कि दहेज गलत है। हमारे घर में बात करें या आपके घर में, हर जगह हर कोई यही कहता है कि दहेज गलत है। लेकिन हर घंटे किसी न किसी के घर में दहेज की वजह से एक लड़की, एक औरत, एक बहू, एक पत्नी का जान जा रहा है। आज हम लोग इसी का डिटेल एनालिसिस करेंगे। 3 बेहद ही अनकंफर्टेबल सवाल के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे दहेज के बारे में। सबसे पहले कि ये किसने बनाया है, दहेज प्रथा आया किसने बनाया। सेकंड कि ये किसके फायदे के लिए बनाया गया। और तीसरा, और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कि यह अभी तक क्यों एक श्राप की तरह, इविल की तरह हमारे सोसाइटी में अभी भी एग्जिस्ट करता है और अभी भी चलता है। और इसमें यह भी जानेंगे कि हमारे समाज के सो कॉल्ड ठेकेदार जो है वो इसको कैसे और बढ़ावा दे रहे हैं। ये तीनों सवालों के जो जवाब है वो आपको बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कराएंगे, क्योंकि इसमें मैं, आप, हम सब शामिल है। तो आइए पार्ट बाय पार्ट इसको हम लोग शुरू से समझने की कोशिश करते हैं, एंशिएंट इंडिया से। तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं कि स्त्री धन और दहेज 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। एंशिएंट टाइम में स्त्री धन दिया जाता था। स्त्री धन वो होता है जो लड़की के माता पिता, दोस्त, रिश्तेदार लड़की को शादी के टाइम उसको देते थे। प्रॉपर्टी हो गया या कुछ सामान हो गया या पैसे हो गया, जो कि सिर्फ और सिर्फ लड़की को देते थे उसके फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। उस पे उसका ना ससुराल वाले का हक होता था ना उसके पति का। इवन पति भी उस धन को छू नहीं सकता था। वो एक तरह का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी था लड़की के लिए कि अगर बाद में कुछ होता है तो उस धन पे, उस प्रॉपर्टी पे हक सिर्फ और सिर्फ लड़की का होगा, और जो भी डिसीजंस उस प्रॉपर्टी पे होंगे वो सिर्फ लड़की का अपना डिसीजन होगा, ना कि उसके ससुराल वालों का या उसके पति का। तो बोलते हैं स्त्री धन। हिंदू का एक ग्रंथ है मनुस्मृति, जिसको हम लोग मोस्टली निगेटिव कॉन्टेक्स्ट में ही लेते हैं, लेकिन उस ग्रंथ में भी, मनुस्मृति में भी स्त्री धन का जिक्र है, और साथ ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी स्त्री धन का जिक्र है। यानी इससे हम लोग समझ सकते हैं कि एंशिएंट टाइम में स्त्री को प्रॉपर्टी का हक था, उसकी अपनी प्रॉपर्टी रहती थी। तो दहेज क्या है और यह कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली दहेज जो है वो लड़की के घर वाले लड़के के घर वाले को देते हैं, ना कि लड़की को देते हैं। वो से जो कि हमने पहले डिस्कस किया स्त्री धन, उससे पूरा अपोजिट है, उससे अलग है, क्योंकि स्त्री धन में लड़की को दिया जाता था उसके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो अब बात करते हैं कि ये स्त्री धन का कॉन्सेप्ट दहेज में कैसे कन्वर्ट हुआ, ये शिफ्ट कैसे आया। तो ये शिफ्ट बहुत ही टाइम लगा चेंज होने में। इसमें इस सेंचुरीज लग गए इस स्त्री धन को कॉन्सेप्ट को दहेज में चेंज होने में। इसके लिए हमको मिडियावल पीरियड में, मिडियावल मध्य काल है इंडिया का, उसमें आना पड़ेगा। उसमें ये शिफ्ट धीरे धीरे जो स्त्री धन का है वो दहेज में कन्वर्ट हुआ। अब मिडियावल इंडिया में आते हैं, बात करते हैं जहाँ पे बेटियां बोझ बन गई। तो मध्यकालीन भारत में उस टाइम सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसा था कि लैंड इज इक्वल टू पावर, यानी जिसके पास ज़्यादा जमीन रहता था उसका पावर ज़्यादा रहता था। बेटे को समझा जाता था कि वो वंश चलाएगा, खेत संभालेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और बेटियां को पराया समझा जाने लगा कि बेटी अपनी नहीं है, शादी करके ब्याह करके वो
फाइनली किसी और के घर चले जाने वाली है, और इससे इस सोसाइटी में एक कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ जिसको हाइपरगैमी बोलते हैं। नॉर्मल इसको समझा जाए तो इसका मतलब है कि बेटी को अपने से ज़्यादा बड़े घर में शादी करना, ज़्यादा अमीर घर में शादी करना, अपने घर से ज़्यादा स्टेबल घर में जिसका इनकम ज़्यादा हो, ज़्यादा ज़मीन हो, वैसे घर में शादी करना। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये आया कि ज़्यादा बड़ा घर, अपने से ऊंचा घर, यानी ज़्यादा गिफ्ट देना, ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ देना, ज़्यादा पैसे देना, और ज़्यादा ऊंचा घर मतलब ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस। तो इसी कॉन्सेप्ट से जो गिफ्ट है वो ऑब्लिगेशन बना, और ऑब्लिगेशन बन गया डिमांड, और डिमांड ही फाइनली दहेज का रूप ले लिया। अब ये हाइपरगैमी सोसाइटी में क्यों आया? क्योंकि इससे एक प्राइड फील होता था, ये एक सोशल स्टेटस की तरह देखे जाने लगा कि हाँ, हमारी बेटी देखो ऊंचे घर में गई है, और इसी की होड़ में जो गिफ्ट है उसने दहेज का रूप ले लिया। इस जो हम लोग अभी बात किए, इस कॉन्सेप्ट को एक रियल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मान लीजिए कि एक घर है, एक किसान है, और उसके पड़ोस के गांव में एक जमींदार है, उसका एक बेटा है। तो किसान की एक बेटी है। तो अगर किसान की बेटी को जमींदार के घर ब्याहना होगा, शादी करना होगा, तो इससे किसान का जो है वो प्राइड बढ़ेगा, वो उसका सोशल स्टेटस बढ़ेगा कि हाँ, इसके बेटी का घर जमींदार के घर में हुआ है। लेकिन यहीं पे जमींदार का बाप बोलेगा कि बेटा देखो, हमारा बेटा के पास इतना धन है, इतना कमाता है, इतना जमीन है, तो बेटी आएगी, बहू आएगी तो साथ में कुछ तो लाएगी ना। तो यही जो गिफ्ट है, एक किसान ने दिया, वो ज़्यादा दिया, फिर दूसरे किसान ने उसको और ज़्यादा देने के लिए बिड किया, फिर तीसरे ने और ज़्यादा। तो बस इसी कॉन्सेप्ट से दहेज जो प्रथा है वो स्टार्ट हुआ, कि जितना अच्छा घर, अलग अलग लोग उसको उतना ज़्यादा धन देने के लिए तैयार होने लगे, और इसी से दहेज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। और ये जो गिफ्ट था, जो स्त्री धन था, वो दहेज का रूप ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं ब्रिटिश काल में, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया। और इस पार्ट में हम जानेंगे कि ब्रिटिशर्स ने, इंग्लिश ने कैसे इस दहेज प्रथा को और मजबूती दिया। अब यहाँ पे हम कुछ बात बताते हैं जो शायद आपको बहुत कम लोगों ने बताया होगा या आपने नहीं सुना होगा। हम अक्सर बात करते हैं कि अंग्रेजों ने कुछ अच्छी चीज़ें इंडिया को दिए, जैसे रेलवेज हो गया, मॉडर्न लॉ हो गया, एजुकेशन हो गया, मॉडर्न एजुकेशन हो गया। ये सब चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें ब्रिटिशर्स ने अच्छा किया, लेकिन उन्होंने इसके साथ एक और गलत काम भी किया कि दहेज को उसने और बढ़ावा दिया। जो ब्रिटिशर्स लॉ है उसने दहेज प्रथा को समाज में और ज़्यादा स्ट्रांग बनाया। ब्रिटिशर्स प्रॉपर्टी लॉ जो आया, उसमें जो स्त्री है, स्त्री का ऑलमोस्ट सारा हक खत्म कर दिया गया, उस सिस्टम से ही हटा दिया गया इस लॉ के अकॉर्डिंग। जनरली इसे देखा जाए तो उन्होंने फ़ायदा उठाने का कोशिश किया कि स्त्री को और दबा के रखा जाए, जिससे समाज में एक डिस्टेंस बना रहे और इससे उनको, ब्रिटिशर्स को फ़ायदा हो। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग, इस लॉ में यह था कि स्त्री को जो प्रॉपर्टी है, बाप का प्रॉपर्टी है, उसका डायरेक्ट हक जो है, जो सक्सेशन जिसको उत्तराधिकारी बोलते हैं, तो उसमें बेटी का कोई हक नहीं था, सीधा बेटे का हक था। अगर बाप मरेगा तो सीधा बेटे के नाम पे वो प्रॉपर्टी जाएगा। अगर बेटा नहीं हुआ तो किसी दूर के रिश्तेदार के या किसी ना किसी मेल जो है रिलेटिव, उसी के पास जाएगा, और बेटी को कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ था ब्रिटिश प्रॉपर्टी लॉ। और भी इसके बारे में एक बात करते हैं कि जैसे कि 1856 तक जो विधवा औरतें थी, विडोज थी, उनको दोबारा शादी करने का कोई अधिकार नहीं था। लीगली वो लोग नहीं कर सकते थे। हालांकि बाद में विद्या चंद्र ईश्वर सागर ने इस लड़ा और इस कानून को चेंज किया। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स लॉ के अकॉर्डिंग औरतों का आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ उनके पति से था, और उनका कोई भी हक नहीं था, कोई भी उनका इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं थी। अगर उसके पति मर गए तो लीगली उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है।
अब इन सब जो ब्रिटिश प्रॉपर्टी एंड सक्सेशन लॉ है, इसका रिजल्ट ये हुआ कि एक औरत ना प्रॉपर्टी रख सकती थी, ना अकेले रह सकती थी, ना वो कमा सकती थी, कोई जॉब कर सकती थी। तो इससे ये हुआ कि एक लड़की को अच्छे घर में प्लेस करने के लिए, अच्छे घर में मतलब शादी करने के लिए अच्छा खासा धन देना पड़ता था, ताकि उस लड़के वाले को फील हो कि ये जो लड़के का शादी कर रहे हैं वो वर्थ इट। और धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस ब्रिटिश लॉ ने दहेज को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। अब इसी दौर में ये हुआ ब्रिटिश काल में कि ब्रिटिशर्स ने एक नया क्लास सोसाइटी में बनाया, जो कि एजुकेटेड इंडियंस करके था, मिडिल क्लास में एजुकेटेड इंडियंस, जो कि गवर्नमेंट जॉब करते थे, इंग्लिश बोलते थे और सूट पहनते थे। तो उस टाइम ऐसा सोच था कि जो लड़का गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, स्टेबल इनकम है, इंग्लिश बोलता है, सूट पहनता है, तो उनका सडन सोसाइटी में जो स्टेटस है वो हाई हो गया, और ऐसे लड़कों का डिमांड उस टाइम बढ़ने लगा। तो लड़के के घर वाले सोचते थे कि लड़के को पढ़ाने में इतना टाइम लगा, इतना पैसा लगा, इतना धन लगा, लड़का इतना अच्छा है, लड़के के नाम पे इतना जमीन है, तो इसके बदले में, शादी करने के बदले में बहुत ही ज़्यादा गिफ्ट और बहुत ही ज़्यादा वो लेना चाहिए, दहेज लेना चाहिए। और लड़की वाले ये सोचते थे कि ऐसा लड़का है, स्टेबल इनकम है, गवर्नमेंट जॉब है, इंग्लिश बोलता है, सूट पहनता है, तो ऐसे घर में शादी करना, ऐसे लड़के से शादी करना सेफ है, चाहे कितना भी पैसा देना पड़े, चाहे कितना भी दहेज देना पड़े। तो इस तरह से दोनों साइड से ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ, और दोनों साइड से, दोनों लड़का और लड़की के घर वालों का एग्रीमेंट हुआ। तो इस तरह से उस टाइम एक एजुकेटेड इंडियंस का क्लास डेवलप किया ब्रिटिशर्स ने। और आज भी वही चीज़ है, गवर्नमेंट जॉब तो है ही, आप देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब नॉर्थ इंडिया में गवर्नमेंट जॉब के लिए कितना ज़्यादा दहेज और ये चीज़ है, वो सेम वही जो ब्रिटिशर्स काल में थे, वही सेम चीज़ वो आगे कैरी फॉरवर्ड हुए, उसके वजह से हुआ। साथ में जो आईटी प्रोफेशनल्स है, जो ज़्यादा कमाते हैं, बैंक वाले हो गए, ये वाले, उन लोग का सोशल स्टेटस हाई हुआ, इनकम ज़्यादा हुआ, और उससे ऑटोमेटिकली उनका डिमांड हाई हुआ, और लड़की वाले ज़्यादा दहेज देने के लिए रेडी हुए और ज़्यादा दहेज देने। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रॉपर जो एंशिएंट इंडिया में स्त्री धन था, वो कैसे गिफ्ट गिफ्ट था, वो कैसे ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन से डिमांड, डिमांड से दहेज, और ब्रिटिश इंडिया में जैसे एजुकेटेड इंडियंस का डिमांड बढ़ा और उसने दहेज के डिमांड को और हाई किया, वही आज भी हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है। और इसके वजह से कई सारे फैमिलीज, कई सारी लड़कियां, बेटी सफर कर रही है। अब आते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया में। तो इंडिपेंडेंट इंडिया में गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश किया इस चीज़ को रोकने के लिए, दबाने के लिए, खत्म करने के लिए। तो 1961 में इसका पहला एक्ट आया, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। इसके तहत ये किया गया कि दहेज लेना और देना दोनों ही इलीगल है, दोनों ही गलत है। अगर इस दौरान अगर पकड़े जाते हैं या केस फाइल होता है तो इसमें पेनल्टी लगता है, और साथ ही जेल भी हो सकता है। उसके बाद 1983 में आईपीसी सेक्शन 498 ए के तहत अगर कोई पति या लड़का या उसके माँ बाप लड़की को दहेज के लिए टॉर्चर करते हैं, तो उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग उस पर चार्जेस, केसेस फाइल होंगे। 1986 में डाउरी डेथ 304 बी आया। उसमें ये हुआ कि अगर 7 साल के अंदर किसी लड़की का डेथ होता है, शादी के 7 साल के अंदर, और मतलब मिस्टीरियस सस्पिशियस डेथ होता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ अगर रहता है तो उस पर ससुराल वालों पे केस चलेगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग रूल्स अप्लाई किए, कानून स्ट्रॉन्ग किया, और नियत भी सही था इस कानून के पीछे। लेकिन आज भी हर घंटे मतलब दहेज के कारण लड़कियों का डेथ हो रहा है, लड़कियां जल रही है, मर रही है। 2023 का डेटा मैंने जैसे बताया कि वन ऑफ द हाईएस्ट डाउरी केसेस था। तो आखिर ये हमारे सोसाइटी में क्यों नहीं इसका सही असर हो पाया, और आज भी ये इविल की तरह क्यों एग्जिस्ट कर रहा है?
तो इसका बेसिकली 3 कारण है। पहला रीज़न कानून है लेकिन एनफोर्समेंट नहीं है। दहेज केसेस जितने भी आते हैं उसमें 98% केसेस में कोई कन्विक्शन ही नहीं रहता है। उसमें होता क्या है कि लड़की अगर केस फाइल करती है तो पुलिस घर पे पहुंचती है, फिर तमाम तरह की चीज़ें डील होने लगती है कि लड़की को समझाया जाता है कि समाज में जाएगा ये चीज़ तो गलत, क्या मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, गलत इज्जत जाएगा, ये जाएगा वो जाएगा, तमाम तरह के सामाजिक दबाव आने लगते हैं और इस दबाव के कारण लड़की वापस उस घर में रहने लगती है और केस वापस कर ले लेती है। उसके बाद जो केसेस कोर्ट में जाते भी हैं उसमें ईयर्स लग जाते हैं, एविडेंस नहीं मिलता है, जो विटनेसेस होते हैं वो मुकर जाते हैं और इस तरह से बहुत लंबा टाइम तक ये चलने लगता है। रीज़न 2 है कि हमने इसका नाम बदल दिया लेकिन अंदर ही अंदर वो सेम वही कॉन्सेप्ट फल फल और फूलित हो रहा है, मतलब ग्रो हो रहा है। आज हम लोग डायरेक्ट नहीं कहते हैं कि इतना दहेज दे दो, हालांकि होता है, लेकिन धीरे धीरे जो ट्रांजेक्शनल चेंजेस आ रहा है उसमें हम लोग ये डायरेक्ट नहीं करते कि दहेज दे दो। लड़के वाले बोलते हैं कि बस कुछ नहीं, लड़के को चाहिए, लड़के को मन है एक कार का तो आप कार दे दो, कार गिफ्ट कर दो या फ्लैट का डाउन पेमेंट कर दो, या कोई शादी का ओकेजन है, रिसेप्शन है या कुछ है, बड़ा रिसेप्शन करना है तो खर्चा ज़्यादा है तो खर्चा लड़की वाले देंगे। तो ऊपर से हमने इसका जो फ्रेम चेंज कर दिया है लेकिन अंदर ही अंदर वही चीज़ जो कॉन्सेप्ट है डॉवरी का, पैसा लड़की के घर से लड़का के घर पे जाने का, वही चीज़ हो रहा है अंदर ही अंदर। और रीज़न 3 है जो कि बहुत ही अनकंफर्टेबल है और बहुत ही ज़रूरी है ये सुनने के लिए, और इसको ध्यान से सुनिएगा। ये चीज़ को हम लोग खुद ही प्रमोट कर रहे हैं। जो दहेज प्रथा है इसमें सब कोई सम्मिलित है, आप है, हम है, हमारे समाज के जितने भी लोग हैं सब लोग सम्मिलित है। तो आइए एक नॉर्मल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर आप एक सिटी में नॉर्मल जो मिडिल क्लास फैमिली है जो एजुकेटेड है और उनके एजुकेटेड है, कुछ पैसा है, तो उनसे आप पूछिएगा कि अंकल उनके बारे में, दहेज के बारे में उनसे ओपिनियन जानने की कोशिश कीजिएगा। तो वो बोलेंगे कि नहीं दहेज तो गलत है, दहेज एक सोशल इविल है, ये ना लेना चाहिए ना देना चाहिए। लेकिन फिर आप उससे उनसे अगला क्वेश्चन कीजिएगा कि आपने अपने बेटी के शादी में नहीं दिया था क्या? तो उनका आंसर होगा अरे नहीं नहीं नहीं, वो दहेज नहीं था, वो तो बस एक गिफ्ट था हमारी तरफ से, बस यही चीज़ है जो कि हम उस कॉन्सेप्ट को, दहेज के कॉन्सेप्ट को खुद ही कंडेम करते हैं, लेकिन सेम उसी चीज़ को जनरेशन बाय जनरेशन हम लोग अलग अलग नाम देके पास ऑन कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ये क्यों अभी तक चल रहा है। तो इसमें बेसिकली ट्रांजेक्शन जो है दोनों साइड से हो रहा है। लड़के वाले को ऑफकोर्स धन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, और लड़की वालों को अच्छा फैमिली मिल रहा है पैसा देने की वजह से। तो ट्रांजेक्शन दोनों साइड से हो रहा है और एग्रीमेंट दोनों साइड से हो रहा है, और ये जब तक ट्रांजेक्शन चलते रहेगा तब तक ये प्रथा रुकने वाली नहीं है, ये चलती ही रहेगी। और ये ट्रांजेक्शन इस तरह होता है कि लड़के के फैमिली का लॉजिक रहता है कि हमने लड़के को 20-25 साल तक पाला, पढ़ाया लिखाया, इतना सारा इन्वेस्ट किया, उसके पढ़ाई में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया, और आज लड़का जॉब करता है, वो एक सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो एक एसेट है। तो जब शादी होगा तो उस एसेट के बदले रिटर्न आना चाहिए। ये साइकोलॉजी, इतना घटिया साइकोलॉजी रहता है लड़के के फैमिली वालों का कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया तो उस इन्वेस्टमेंट के बदले रिटर्न आना चाहिए। और लड़की वालों का क्या लॉजिक रहता है कि मैं एक बार दहेज दे दूंगा इतना ज़्यादा तो लड़की सेफ हो जाएगी, फिनेंशियली स्टेबल रहेगी, बाद में दिक्कत नहीं होगा, अच्छे घर में जाएगी। हालांकि ये एक जगह पे ठीक है, अच्छा पैसा, अच्छा दहेज नहीं दोगे तो अच्छा फैमिली मिलेगा ही नहीं, लेकिन मेन जो रूट कॉज है वो लड़के के घर पे है कि उन्होंने एक एसेट तैयार किया और उस एसेट के बदले उनको रिटर्न चाहिए। कोई ओपनली कैलकुलेट नहीं करता लेकिन मन ही मन में करता है कि हमारा लड़का आईटी में काम करता है, 15 लाख 20 लाख का पैकेज है, तो इस हिसाब से इतना तो मिलना ही चाहिए। तो लड़की वाले सोचते हैं कि आजकल अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं, एक बार दहेज दो ज़्यादा और लड़की का लाइफ सेट। तो इस तरह से दोनों साइड से विलिंग पार्टिसिपेंट्स है, कोई विक्टिम नहीं, कोई विलेन नहीं।
और दोनों एक ब्रोकन सिस्टम में रैशनली बिहेव कर रहे हैं, और यही बिहेवियर सबसे ज़्यादा खतरनाक है, सबसे ज़्यादा डेंजरस, और इसलिए कोई कानून भी इसको नहीं रोक पा रहा है, सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ख़त्म नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे बायर भी एग्री है और सेलर भी एग्री है, दोनों साइड से इक्वली एग्री है, तो कोई बाहरी फोर्स इसको रोक नहीं सक रहा। तो इस तरह से जब तक बेटियों को बोझ समझा जाएगा, पराया समझा जाएगा, लड़के को एक एसेट समझा जाएगा कि मैं एसेट तैयार कर रहा हूँ, बाद में इसका रिटर्न चाहिए, शादी को एक सोशल परफॉर्मेंस, सोशल स्टेटस समझा जाएगा, तब तक ये दहेज का प्रथा अनफॉर्चुनेटली चलता रहेगा हमारे सोसाइटी। और एक बात जो कि काफ़ी अनकंफर्टेबल है कि आप देखते हैं कि जब दहेज की वजह से कोई लड़की मरती है, उसका जान जाता है या वो सुसाइड करती है, तो न्यूज़ आते हैं, तो लाइक पब्लिक गुस्सा होती है, प्रोटेस्ट करती है, कैंडल मार्च निकालती है, मतलब तमाम तरह की चीज़ें होता है सोशल मीडिया पे, आप देखते हैं। और सेम वही लोग 1-2 महीना के बाद जब उनके घर में शादी हो रहा होता है लड़की का या लड़के का, तो सेम वो चीज़ को, गिफ्ट को, डाउरी को, वो चीज़ बढ़ावा दे रहे होते हैं। ये आपने अपने घर पे या अपने आसपास ये चीज़ ज़रूर नोटिस किया होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बचपन से सिखाया जाता है कि बेटियां पराई होती है, उनका शादी हो जाएगा, वो अपने नहीं होते हैं, लड़की वाले को देना ही पड़ता है, लड़के हैं तो लड़का जॉब करता है तो उसका दहेज मिलना ही चाहिए, और ये सब सेंटेंसेस हमारे अंदर इतना गहरा छाप छोड़ के जाते हैं कि इनके अगेंस्ट में हम क्वेश्चन भी नहीं करते। तो फाइनल बात करते हैं और लास्ट वीडियो के लास्ट टॉपिक पे आते हैं कि आखिर इसका रास्ता क्या है, कैसे इसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। इसमें मैं बेसिकली कोई पॉइंट्स नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा, मैं अपना जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले हम लोग को वीमेन को इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। तो इसमें यह है कि इसमें मैं प्रॉपर डेटा और जो रिपोर्ट्स है वो उसके अकॉर्डिंग बात करूँगा, और ये आज भी सच है कि जहाँ पे लड़कियाँ जहाँ ज़्यादा लिटरेट है, जहाँ ज़्यादा पढ़ी लिखी है, इंडिपेंडेंट है, जॉब करती है, वहाँ पे डाउरी रेट्स कम है, डाउरी के केसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इस तरह से सोसाइटी में एक ये होता है कि बाप को ये नहीं सोचना पड़ता है कि बेटी को शादी करने के लिए, जो जॉब करती हो उसको उसकी शादी करने के लिए पे करना पड़ेगा या पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि वो लड़की का खुद का ही एक वर्थ रहता है, वो लड़की खुद कमा रही होती है, तो उसका एक खुद का वर्थ होता है। तो इस तरह से मतलब ये एक तरीका है, अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीमेन इंडिपेंडेंसी, ज़्यादा वीमेन को एजुकेशन देने पे इस पे बढ़ावा करेंगे, तो इस तरह से जो डॉरी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट होगा। एक हार्श ट्रूथ ये है कि जब तक एक औरत इकोनॉमिकली, फिनेंशियली डिपेंडेंट है, वो नेगोशिएबल है। ये बहुत ही डीप लाइन है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि शादी को हम लोग को डील मानना बंद करना पड़ेगा। ये है कि हमारे अभी सोसाइटी में एक शादी को डील माना जाता है, ट्रांजैक्शन माना जाता है कि लड़की वाले को कुछ देना है, लड़के वाले को लेना है, जबकि शादी का कॉन्सेप्ट इससे बिल्कुल अलग होना चाहिए। शादी सिर्फ और सिर्फ लड़का और लड़की के बीच में होता है, शादी का कोई फैमिली डील से कोई मतलब नहीं होना। और पॉइंट नंबर 3 जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये आपको खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा, खुद के घर से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपके घर में किसी लड़का या लड़की का शादी हो रहा है और उसमें ये सारे ट्रांजेक्शन्स आ रहे हैं, दहेज देना है, लेना है, तो वहाँ पे आपको स्ट्रांगली आवाज़ उठाना पड़ेगा, अपने घर से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ आपके घर से स्टार्ट हुआ तो अगल बगल ऐसे इन्फ्लुएंस होंगे और न जाने कई सारी जिंदगियां बचेगी। सच ये है कि ये प्रॉब्लम जो कॉन्सेप्ट चले आया है, जो सेंचुरी से चल रहा है, वो रातों रात नहीं खत्म होगा। लेकिन जब एक बाप कहेगा मेरी बेटी गिफ्ट नहीं है, जब एक माँ कहेगी मेरी बेटी कोई प्रोडक्ट नहीं है, जब एक लड़का कहेगा कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, मैं एक एसेट नहीं हूँ, तब जाके ये चीज़ें ख़त्म होगी। एक होगा, एक से फिर हज़ार होगा, हज़ार से फिर लाखों ऐसे केसेस आएंगे जिसमें दहेज का ट्रांजैक्शन शादी के दौरान नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो कुछ सोचने पे मजबूर किया, मेरा रिसर्च अच्छा लगा, तो आप इसे ज़रूर किसी एक इंसान के साथ शेयर कीजिएगा, और वैसे इंसान के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो ये सोचता हो कि जो दहेज है
वो सिर्फ गरीबों और अनपढ़ों के बीच है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और भी ऐसे इस तरह के मैं वीडियोस लाने का कोशिश करूँगा रिसर्च करके।